नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मिशन उन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक लाए हैं पद विश्लेषण, जिसको हम लोग बोलते हैं आइटम एनालिसिस। पद विश्लेषण क्या है, इसका अर्थ परिभाषा क्या है, ये कैसे तकनीक है, ये कैसे कार्य करते हैं, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कठिनाई स्तर, विभेदन क्षमता। ठीक है, इस दोनों पर हम लोग आज बात करेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है पद विश्लेषण। ठीक है, पद विश्लेषण एक प्रकार का तकनीक है। ठीक है, पद विश्लेषण क्या है, एक प्रकार का टेक्निक है, यानी कि तकनीक है। ठीक है, इसकी रूपरेखा में हम लोग पढ़ेंगे। रूपरेखा में पढ़ना है पहले प्रस्तावना। ठीक है, पद विश्लेषण का अर्थ एवं परिभाषा, पद विश्लेषण की तकनीक, इसमें है कठिनाई स्तर व विभेदन क्षमता की गणना, पद विश्लेषण के उद्देश्य, और लास्ट में हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग को पहले पढ़ना इंट्रोडक्शन, फिर अर्थ और परिभाषा, पद विश्लेषण की तकनीक जो देखेंगे वो दो तकनीक देखेंगे, एक होता है डीवी और एक होता है डीआई। डीवी का मतलब डिफ़िकल्टी वैल्यू और डीआई का मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स। ये दोनों जो है टेक्निक इसमें यूज करते हैं पद विश्लेषण में, कठिनाई स्तर और एक होता है विभेदन क्षमता, आइटम एनालिसिस निकालने का। ठीक है, और पद विश्लेषण का उद्देश्य देखेंगे और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रस्तावना में है कि अध्यापक विद्यालय में कई सारे परीक्षण लेते हैं। मतलब अध्यापक जो है विद्यालय में छात्रों का कई सारे क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, और अध्यापक खुद अपने से परीक्षण में प्रश्नों को तैयार किया जाता है। मतलब ये हुआ कि अध्यापक जो है बच्चों का क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, परीक्षण लेते हैं, और अध्यापक जो है प्रश्नों को भी जो है खुद से ही तैयार करते हैं। परीक्षण में जब हम प्रश्न तैयार करते हैं तो कौन से प्रश्न लेने होते हैं और कौन से प्रश्न नहीं लेने होते हैं, इसका निर्धारण किया जाता है। अध्यापक जो है टेस्ट जो लेंगे बच्चों का, तो कौन सा प्रश्न लेना है, कौन सा प्रश्न नहीं लेना है, इसका भी जो है अध्यापक निर्धारण करते हैं। इसका निर्धारण करने के लिए प्रारंभिक जांच स्तर करते हैं। इसका जो है निर्धारण करने के लिए कि कौन सा जो है प्रश्न को हम लोग को परीक्षण में लेना है और कौन सा प्रश्न नहीं लेना है, इसके लिए भी जो है वो क्या करते हैं, जाँच करते हैं। ठीक है, जिसमें यदि प्रश्नों के निम्न में मोटे मोटे दोष या कमी होते हैं तो इस प्रकार की उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसे पद विश्लेषण कहा जाता है। मतलब किसी प्रश्न से अगर किसी तरह की समस्या आती है तो यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रश्नों के निम्न में मोटे मोटे दोष या कमी होते हैं। अगर किसी प्रश्न में अगर किसी तरह का कमी हो जाता है या उससे जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो उस समस्या का जो हल करने के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो उस तकनीक को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तकनीक का नाम है पद विश्लेषण, यानी कि आइटम एनालिसिस कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पद विश्लेषण प्रश्नों या पदों की विशेषताओं का आंकिक दृष्टि से विश्लेषण करना, अतः जो विशेषताएं हैं हमारे प्रश्नों का, उसका जब हम गणितीय प्रकार से विश्लेषण करते हैं उसे पद विश्लेषण कहते हैं। जब हम लोग किसी प्रश्नों को गणितीय प्रकार से विश्लेषण करते हैं, मतलब गणित के द्वारा उसका हम लोग हल करते हैं, उस प्रश्न की हम लोग जांच करते हैं गणित की मदद से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पद विश्लेषण कहते हैं, आइटम एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, प्रस्तावना हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पद विश्लेषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ आइटम एनालिसिस। पद विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा वेद तथा उद्देश्य के अनुरूप पदों को परीक्षण में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि पद विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी प्रश्नों का वेद और उद्देश्य को जो है सम्मिलित किया जाता है ना। और जो पद को हम लोग प्रश्न कहते हैं, वेद नहीं होते हैं या उद्देश्य के अनुरूप नहीं होते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। मतलब जिस प्रश्न का कोई उद्देश्य नहीं होता है, जिस प्रश्न का कोई वैलिड नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसको परीक्षा में नहीं लेते हैं। या पदों को परिवर्तित कर परीक्षण में जोड़ा जाता है तो इसे ही हम लोग पद विश्लेषण करते हैं। या फिर कोई प्रश्नों को हम लोग परिवर्तित करके उसको हम लोग परीक्षण में जोड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पद विश्लेषण करते हैं। इसी तकनीक को हम लोग पद विश्लेषण करते हैं, जिस तकनीक की मदद से किसी प्रश्नों का वेद और उद्देश्य देखा जाता है कि ये प्रश्न जो है किस परीक्षा में पूछे जाने लायक है या नहीं है, ये किस प्रकार से जो वैलिड है या इसका क्या उद्देश्य होगा अगर परीक्षा में पूछा जाए, तो जिस तकनीक से इसकी जांच की जाती है उस तकनीक का नाम है पद विश्लेषण। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हम लोग। पद विश्लेषण में पदों का विश्लेषण किया जाता है। पद विश्लेषण में जो है पद मतलब प्रश्नों का, पद को हम लोग प्रश्न भी कहते हैं, तो उसका जो है विश्लेषण किया जाता है
एनालिसिस कहता है, जिसमें सर्वाधिक वेद उद्देश्यपूर्ण प्रश्नों का निष्पत्ति से विश्लेषण किया जाता है। मतलब इसमें जो है पद विश्लेषण में जो है प्रश्नों का वेद होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, प्रश्नों का जो है निष्पक्ष होकर जो है उसका किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। किसी भी परीक्षण की वैधता उसके पदों की वैधता पर निर्भर करती है। किसी भी परीक्षा की जो है, अगर किसी भी परीक्षा की जो वेद है वो निर्भर करेगा कि आप उस परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहे हैं, तो वो प्रश्न जो है उस परीक्षा की वेद को बताएगा। ठीक है, जिसमें हर पद की वैधता का स्तर सूचकांक प्राप्त होता है, तो साथ ही साथ ये भी दिखाया जाता है कि कोई भी पद परीक्षण में कितना प्रभावपूर्ण दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि कौन सा प्रश्न जो है उस परीक्षण में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहा। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि अगर हम जो है कोई परीक्षा लेते हैं, उसमें कई सारे प्रश्न देते हैं, तो उसमें से कौन सा प्रश्न है जो उस परीक्षण में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उस तकनीक का जो है प्रयोग किया था, उस तकनीक का नाम है पद विश्लेषण, आइटम एनालिसिस। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, इसका अर्थ हम समझ गए। यानी पद विश्लेषण एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हम लोग पदों का यानी कि प्रश्नों का जो है वैलिड और उद्देश्य उसका देखते हैं कि वो उस परीक्षा में जो है कितना प्रभावशाली प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषाएं, पद विश्लेषण की परिभाषा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार दिया। ठीक है, अपने अनुसार जो पद विश्लेषण की परिभाषाएं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार दिया। पहला है रेबर के अनुसार, समित अर्थों में पद विश्लेषण पद का प्रयोग विशेष रूप से एक पद कितनी प्रभावशाली से परीक्षण की वैधता में योगदान देता है, ये बात कही थी रेबर के अनुसार। ठीक है, अब दूसरा परिभाषा है जेपी चैपलिन के अनुसार, जो 1975 में यह परिभाषा दी थी। पद विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक पद की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है, उसे ही हम लोग पद विश्लेषण करते हैं। मतलब पद विश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक प्रश्न का हम लोग क्या करते हैं, प्रभावशाली यानी प्रभाव को जो है हम लोग उसका प्रभाव को क्या करते हैं, आकलन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पद विश्लेषण कहते हैं। यहाँ तक जो हम लोग पद विश्लेषण की परिभाषा देख लिए। अब हम लोग देखते हैं पद विश्लेषण के तकनीक, है ना। तीसरा नंबर में है पद विश्लेषण के तकनीक, टेक्निक्स ऑफ आइटम एनालिसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पद विश्लेषण के दो टेक्निक है। ठीक है, यानी कि पद विश्लेषण के जो है, पद विश्लेषण तो खुद एक टेक्निक है, उसके अंदर में दो टेक्निक आता है। एक होता है कठिनाई स्तर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ़िकल्टी वैल्यू, और एक होता है विभेदन क्षमता, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेटिंग पावर यानी कि DI कहते हैं। दो इसमें जो है तकनीक कार्य करते हैं, एक होता है डिफ़िकल्टी वैल्यू और एक होता है विभेदन क्षमता। ठीक है, जिसको हम लोग DV कहते हैं और DI कहते हैं। आइए देखते हैं कि कठिनाई स्तर कैसे निकालते हैं, फिर इसको बाद हम लोग विभेदन क्षमता निकालने सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जो देखते हैं वो DV निकालने सीखेंगे, डिफ़िकल्टी वैल्यू यानी कठिनाई स्तर। तो इसके बारे में आज बात करते हैं। कठिनाई स्तर क्या होता है, इसको देखते हैं। किसी प्रश्न का सही उत्तर देने वाले परीक्षार्थियों का अनुपात ही कठिनाई स्तर होता है। मतलब किसी परीक्षा में कितने बच्चे सही जो है प्रश्नों के उत्तर दिए, उसका जो हम लोग अनुपात निकालते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कठिनाई स्तर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कठिनाई स्तर। मतलब कठिनाई स्तर का जो सूत्र हो गया वो हो गया सही हल करने वाले छात्रों की संख्या बटे छात्रों की संख्या गुना 100। मतलब ये हुआ कि अगर 100 छात्र हैं तो 100 छात्र में कितने छात्र जो है उस प्रश्न का सही उत्तर दिया, उतना बटे 100 छात्र गुना 100 करेंगे तो वो उसका क्या निकलेगा, DV निकलेगा। मतलब DV बराबर हुआ R/T गुना 100। R हो गया सही उत्तर देने वाले छात्रों की संख्या और T हो गया कुल छात्रों की संख्या, और 100 से गुना करेंगे तो ये जो है DV निकालने का सूत्र हो गया, यानी R/T गुना 100, ये जो है इसका सूत्र हो गया। समझ में आ गया। मतलब DV बराबर हो गया सही हल करने वाले छात्रों की संख्या बटे छात्रों की संख्या गुना 100 करेंगे तो ये DV निकल जाता है, कठिनाई स्तर निकल जाता है। ठीक है, वहीं हम लोग अभी बताए कि R जो है सही उत्तर देने वाले छात्रों की संख्या होगा, और T जो होगा छात्रों की संख्या जिन्होंने वास्तव में सही उत्तर दिए हैं, ये गुना 100 करेंगे तो उसका DV निकल जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि कठिनाई स्तर से तात्पर्य है पदों यानी प्रश्नों की कठिनाई से होता है, कि प्रश्न जो है किस प्रकार से कठिनाई थे, कि कौन बच्चे कितने बच्चे इसको सही करे और कौन से बच्चे सही नहीं करने पाए, ये जो उसका स्तर बताएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए DV के बारे में। इस प्रकार सही उत्तरों की संख्या को व्यक्तियों की उस संख्या से भाग देते हैं जिन्होंने उस पद तक प्रश्नों को हल किया है, कुल व्यक्तियों की संख्या से नहीं जिसमें सही उत्तर देने वाले परीक्षार्थियों के अनुपात से है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग एक उदाहरण की मदद से हम लोग देखते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है, जैसे में लिखते हैं 200 विद्यार्थियों में से यदि 80 विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है
तो डीवी का सूत्र क्या होता है, आर बाई टी गुना 100, आर बाई टी गुना 100। तो कठिनाई स्तर हो जाएगा कि 80 विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया, तो 80/200 गुना 100, तो 0 0 कैंसिल, 80/2 बराबर 40% हुआ। 40% का मतलब 0.40, मतलब 40% विद्यार्थी जो है, 200 में से 40% विद्यार्थी जो है प्रश्न के सही उत्तर दिए। ठीक है, तो इसी तरह जो हम लोग डीवी निकालते हैं। यदि 200 विद्यार्थियों में से 120 विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया तो 120/200 गुना 100 करेंगे, तो इस प्रकार जो है 0.60 यानी 60% जो है विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया। तो इस प्रकार हम लोग उदाहरण की मदद से भी देख गए कि डीवी कैसे निकालते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि कठिनाई स्तर का मान अधिक होता है तो पद सरल होता है। ये बात भी सही है। यहाँ पे देखिए हम लोग कि 80 विद्यार्थी था, 80 विद्यार्थी ने सही दिए तो उसका जो आया 0.40 आया। ठीक है, और 120 विद्यार्थी ने सही उत्तर दिए तो उसका आया 0.60। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डीवी का मान अगर ज़्यादा होता है तो प्रश्न का जो है प्रश्न का मान जो है वो अधिक होगा। अगर डीवी का मान कम होता है तो प्रश्न का जो है मान भी क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। मतलब अगर डीवी का मान अगर 60% है तो इसका मतलब कठिनाई स्तर ज़्यादा है। अगर डीवी का मान अगर कम है तो उसका कठिनाई स्तर क्या है, वो कम माना जाता है। तो ये हम लोग देखें। अतः हम कह सकते हैं यदि कठिनाई स्तर का मान अधिक होता है तो सरल होता है, प्रश्न क्या होंगे, सरल होगा। सरल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के सही करेंगे। और कठिनाई स्तर का मान अगर निम्न होता है तो प्रश्न कठिन होते हैं। यहाँ पे उल्टा सोचना है। ठीक है, अगर मान ज़्यादा होगा इसका मतलब प्रश्न जो है वो इजी पूछा गया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी सही किए। अगर मान अगर कम आ गया, ठीक है, अगर डीवी का मान अगर कम आ गया तो इसका मतलब प्रश्न का जो है स्तर क्या है, बहुत ही हार्ड है, यानी कि प्रश्न जो है ज़्यादा कठिन पूछे गए हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे उल्टा सोचना है हम लोग को कि ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब प्रश्न का जो है लेवल कम है, अगर कम बच्चे ने सही किया तो प्रश्न का लेवल अधिक है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि जैसे 0.40 की तुलना में 0.60 वाला पद सरल है तथा 0.40 वाला पद कठिन है। यहाँ पे यही बात को हम लोग बोले। अतः 0.50 कठिनाई स्तर वाले, उसके आसपास 0.40 या 0.60 के बीच कठिनाई स्तर वाले प्रश्न अच्छे माने जाते हैं। मतलब इसके बीच के जो प्रश्न पूछे जाएंगे 0.50 के, वो प्रश्न जो है अच्छे माने जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग डीवी यानी कठिनाई स्तर निकालने सीख गए। अब हम लोग बात करेंगे डीआई के बारे में, विभेदन क्षमता, डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स, इसको हम लोग पावर भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्या। विभेदन क्षमता ये दिखाता है कि तेज क्षमता वाले छात्रों तथा कम छात्रों वाले छात्रों के में कितने अच्छे से विभेद करता है। अच्छा, यहाँ पे जो विभेदन क्षमता ये बताता है कि वैसे छात्र जो अधिक क्षमता वाले होते हैं प्रश्नों को हल करने के लिए, और एक वैसे छात्र होते हैं जो कम क्षमता वाले होते हैं प्रश्नों को हल करने के लिए, उस दोनों के बीच का जो अंतर दिखाता है उसी को हम लोग बोलते हैं विभेदन क्षमता। तथा वैसे पद यानी प्रश्न अच्छे माने जाते हैं जो अधिक विभेद करते हैं। मतलब जो अधिक विभेद करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विभेदन क्षमता कहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग अच्छे प्रश्न माने। तो इसका सूत्र हो जाएगा, यानी कि डी का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा P1 - P2 बटे √P1 Q1 बटे N1 प्लस P2 Q2 बटे N2, इसका सूत्र हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे P1 जो है उच्च समूह में पदों को सही करने वाले प्रतिशत, P1 जो हो गया उच्च समूह में सही करने वाले पदों सही करने वाले का प्रतिशत, P2 जो हो गया निम्न पदों में सही करने वाले का प्रतिशत। ठीक है, Q1 जो हो गया उच्च समूह में के पदों को गलत करने वाले का प्रतिशत। ठीक है, और Q2 जो हो गया वो हो गया आपका निम्न समूह में पद को गलत करने वाले का प्रतिशत। N1 जो हो गया उच्च समूह के छात्रों की संख्या, और N2 जो हो गया निम्न समूह के छात्रों की संख्या। तो इस प्रकार हम लोग देखें DI का सूत्र होता है P1 - P2 बटे √P1 Q1 बटे N1 प्लस P2 Q2 बटे N2। इस प्रकार से हम लोग DI निकाल देते हैं। तो आइए इसको हम लोग एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। ठीक है, यदि किसी पद को उच्च समूह में 80% लोगों ने सही तथा 20% लोगों ने गलत किया, यानी उच्च समूह में 80% लोगों ने सही किया और 20% लोगों ने गलत किया उच्च समूह में। फिर है कि निम्न समूह में 30% लोगों ने सही किया और 70% लोगों ने क्या किया, इसको गलत किया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तथा उच्च तथा निम्न समूह में छात्रों की संख्या 10 हो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो तो हो गया P1 जो हो गया वो 80 हो गया, क्योंकि वो उच्च समूह में सही प्रश्नों की संख्या थी, तो उच्च समूह में सही प्रश्नों की संख्या P1 कहलाता है, तो P1 80 हो गया। ठीक है,
P2 जो हो गया वो निम्न समूह में सही प्रश्नों की संख्या हो गया, वो हो गया 30 हो गया, ठीक है। और Q1 जो हो गया वो उच्च समूह में गलत प्रश्नों को करने की संख्या वो Q1 हो गया। और Q2 जो हो गया वो निम्न समूह में गलत प्रश्नों को करने की संख्या वो 70 हो गया। और N1 जो हो गया वो जो हो गया छात्रों की संख्या हो गया, उच्च छात्रों की संख्या, और N2 भी जो है निम्न छात्रों की संख्या है। तो इस प्रकार हम लोग इसका मान बैठाएंगे, P1 P2 Q1 Q2 N1 N2 का मान निकल गया। अब हम इसको सूत्र में बैठाएंगे DI में, तो DI में बैठेंगे 80 माइनस 30, यानी कि P1 का मान रखेंगे, P1 का मान क्या है, P1 का मान 80 है, 80 माइनस P2 का मान 30 है बटे रूट अंडर, फिर P1 का मान 80 गुना Q1 का मान कितना हो गया 20 बटे 10, N1 का मान 10 प्लस P2 का मान कितना है, P2 का मान है 30 गुना फिर जो है आपका Q2 का मान कितना है, Q2 का मान आपका है 70 बैठा दिए इसमें, गुना 10। इसको सॉल्व करते हैं, 80 में से 30 गया 50, ठीक है। और इधर 80 इसको सॉल्व करेंगे 1600 बटे 10, 0 0 कैंसिल, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 बाई रूट अंडर 370, इसको ठीक करेंगे तो 2.60 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि विभेदन क्षमता का मान 1.96 से अधिक होता है तो पद विभांतर होता है। मतलब देखिए इसमें जो है DI का जो मान आया 2.60 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एक आंकड़ा बनाया है कि इसका मान यदि 1.96 से अगर अधिक होता है तो वहाँ पे जो है विभेद जो है ज़्यादा किया है उच्च क्षमता वाले छात्रों से, और निम्न क्षमता वाले छात्रों से जो है ज़्यादा विभेद किया है, ठीक है। तो ये एक आंकड़ा बनाया गया, 1.96 से अगर अधिक रहेगा तो विभेदन ज़्यादा होता है, और इससे कम रहेगा तो विभेदन को कम माना गया है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से समझ गया एग्जाम्पल के साथ। अब हम लोग एक देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका जो है गणना करेंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, कैलकुलेटिंग DV और DI का कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक डाटा लिए हैं, इसका हम लोग गणना करते हैं कि कैसे हम लोग इसको बैठाना है। इसका हम लोग गणना करते हैं कि DI DV को हम लोग एक साथ कैसे बैठाएंगे, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग विद्यार्थी का नाम रखे हैं, ठीक है, एक तरफ हम लोग विद्यार्थी का नाम रखे ABCDEF, ठीक है। इसमें जो है सभी जो है विद्यार्थी का नाम रखे हम लोग, ठीक है, ABCD विद्यार्थी। यहाँ पदों की संख्या मतलब प्रश्नों की संख्या, तो 1 2 3, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 प्रश्न हो गए, ठीक है। तो A विद्यार्थी ने 7 प्रश्नों को सही किया, तो इसलिए हम लोग उसको एक एक नंबर करके दिए, तो टोटल हो गया 7 नंबर, ठीक है। B विद्यार्थी ने 1 नंबर वाला प्रश्न को सही किया, 2 नंबर वाला प्रश्न को सही किया, और 3 नंबर वाला प्रश्न को सही नहीं किया, तो 4 नंबर वाला प्रश्न को सही किया, फिर 5 को सही किया, 6 नंबर वाला 7 नंबर को सही किया, तो इसलिए हमको 6 अंक दिए। तो C भी उसी तरह का 5 अंक प्राप्त किए, D भी उसी तरह का जो है 4 अंक प्राप्त किए, ठीक है। और देखते हैं कि E भी जो है उसी तरह का 4 अंक प्राप्त किए, और F जो है उसी तरह का 3 अंक जो है प्राप्त किए। तो टोटल जो है P1 जो हो गया, P1 मतलब हो गया कि कुल जो है सही करने वाले छात्रों की संख्या, ठीक है। तो इधर से हम लोग देखेंगे तो इधर से हम लोग का 5 हो गया, यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे तो, ठीक है। तो इधर से जोड़ेंगे तो 4 हो गया, इधर से जोड़ेंगे तो 4 हो गया, ठीक, ऐसे जोड़ेंगे तो 4 हो गया, फिर 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जोड़ेंगे तो यानी कि, और टोटल जो हो गया वो कितना हो गया 29 हो गया, इस सबको जोड़ेंगे तो, ठीक है। इस प्रकार हम लोग जो है विद्यार्थियों को जो है हम लोग क्या करते हैं, बैठाते हैं प्रश्नों के अनुसार, ठीक। अब हम लोग को पदों का चयन करना है, ठीक है, पदों का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ आइटम, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो यूट्यूब में ये कहीं नहीं मिलेगा इस टाइप से बना हुआ, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से देखें, ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पदों का आप चयन कैसे करना है, DV DI में कैसे बैठाना है, ठीक है। तो उपयुक्त प्रश्न का चयन कर उसे परीक्षण के अंतिम रूप में स्थान दिया जाता है, कैसे जो है उस प्रश्न का जो है DV कितना है, DI कितना है, कितना वैलिड है, कितना उसका उद्देश्य रहा, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। तो उसे परीक्षण का अंतिम रूप देखने के लिए हम लोग सिलेक्शन एक क्राइटेरिया ले लिए, एक कसौटी ले लिए कि DV का जो मान होना चाहिए वो 0.30 से 0.70 के बीच अगर मान आता है तो वो सही है। DI का जो मान लिए वो कितना होना चाहिए, 0.30 से एबव, मतलब उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कि प्रश्नों की संख्या 1 वाला जो था, प्रश्न 1 नंबर जो था वो जो था 0.55 आया DV में, और DV में यहाँ कितना चाहिए हमको 0.30 और 0.70 के बीच चाहिए, तो ये सही है। और DI के जो है वो आ गया 0.50, यानी कि 0.30 से एबव था, तो ये भी सही है, तो इसको हम लोग सेलेक्टेड करेंगे, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ पे है 0.50, तो 0.50 DV का जो मान है वो इसके बीच में आ गया, रेंज के बीच में।
और यहाँ 0.20 आ गया तो 0.30 से ज़्यादा होना चाहिए, जबकि ये जो है कम आ गया तो इसको हम लोग रिजेक्टेड करेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई एक जो है ना DV और DI में से कोई एक अगर गलत हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिजेक्ट कर देना है। समझ में आया? ठीक, यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो है वो रिजेक्ट कर देना है। ठीक, 3 नंबर में आते हैं 0.50 है, इस रेंज के बीच आ जाता है DV का, और 0.40 है ये DI के रेंज में आ जाता है, यानी कि उससे एबव आ जाता है तो ये सिलेक्टेड करेंगे। इसी तरह से हम लोग 0.80 है, 0.3 और 0.70 के से ज़्यादा हो गया तो इसको फिर हम लोग रिजेक्टेड करेंगे, काटेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे फिर रिजेक्टेड करेंगे। तो इस तरह से जो है DV और DI का मान जो है एक एक करके यहाँ पे बैठाया जाता है। 5 नंबर प्रश्न में 0.50 है तो वो DV का रेंज में आ जाता है, और 0.80 ये भी जो है 0.30 से एबव हो जाता है तो इसको सेलेक्टेड करेंगे। तो इसी तरह 6 नंबर और 7 नंबर को हम लोग देखें तो एक एक जिसका जो मान दोनों में से DV और DI में से कोई एक जो है रेंज के बीच नहीं आएगा तो उसको रिजेक्टेड करेंगे, दोनों आ जाता है तो उसको हम लोग सेलेक्टेड करेंगे। इसी प्रकार जो हम लोग प्रश्नों का चयन करते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है कोई दिक्कत नहीं है। DV और DI का मान जो है बैठाने हम लोग सीख गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह से जो है आप लोग को यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, इस तरह से जो आप लोग को दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न की कठिनाई स्तर DV तथा विभेदन क्षमता DI की गणना करने के बाद हम प्रश्नों का चयन करते हैं और निर्धारित करते हैं कि चयनित प्रश्नों का हम लोग ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। इस प्रकार DV तथा DI की मदद से पद विश्लेषण की गणना की जाती है। इस प्रकार हम लोग DV और DI की मदद से जो है किसका गणना करते हैं, किसी भी प्रश्नों का जो है अच्छा से जो है विश्लेषण कर सकते हैं कि कोई भी प्रश्न जो है कितना वैलिड है और वो जो है प्रश्न जो है कि उस परीक्षा में जो है कितना प्रभावशाली डालेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक समझ गए, पद विश्लेषण DV DI निकालने सीख गए, उसको बैठाने भी सीख गए, उसका गणना करने भी सीख गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं पद विश्लेषण के उद्देश्य। पद विश्लेषण यानी कि एम्स ऑफ आइटम एनालिसिस। तो पद विश्लेषण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य क्या है कि पद विश्लेषण ये बताता है कि कौन सा पद कठिन है, सरल है, औसत है के रूप में कठिन या औसत रूप में सरल है। ठीक है, मतलब कोई भी जो है आइटम एनालिसिस जो है एक तकनीक है जो ये बताता है कि कौन सा प्रश्न अधिक कठिन है, कौन सा प्रश्न का लेवल औसत है, कौन सा प्रश्न का लेवल जो है सरल है, कौन सा प्रश्न का लेवल हार्ड है। ये इस चीज़ के पता चलता है, क्योंकि DV और DI निकालने से जो है उस प्रश्न का जो है हम लोग कठिनाई स्तर या फिर जो है उसका हम लोग विभेदन क्षमता निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे समझते हुए चलेंगे। दूसरा नंबर में है ये उत्तम और निकृष्ट लोगों में विभेद करने की मदद की क्षमता का सूचकांक है। मतलब ये जो है किसी भी विद्यार्थी के लिए जो है एक विभेद करने का, यानी कि उसको जो है निम्न विद्यार्थी से जो है वो विभेद करने का जो एक सूचकांक है। दूसरे शब्दों में विश्लेषण हर पद की विभेदात्मक क्षमता को सूचित करता है और ये पद की वैधता कहलाती है। और ये पद की क्या कहलाती है? वैधता कहलाती है। इसके द्वारा बहुविकल्पिक पदों की प्रभावकीयता को इंगित करता है। ये मतलब कोई भी जो है पद यानी कोई भी प्रश्न जो है कितना प्रभावशाली होता है उसको ये इंगित करता है। ठीक है, चौथा नंबर में है बहुविकल्पिक पद सर्वाधिक लचीले और शक्तिशाली वस्तुनिष्ठ पद होते हैं। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि बहुविकल्पिक मतलब मल्टी सिलेक्शन वाले प्रश्न जो होते हैं सर्वाधिक लचीले और शक्तिशाली होते हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद होते हैं वो जो है ज़्यादा जो है प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, कभी कभी ये प्रक्रिया परीक्षण में कोई पद प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लास्ट में निष्कर्ष में देखते हैं कि निष्कर्ष क्या है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि पद विश्लेषण एक चयनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि किस पदों की कठिनाई स्तर तथा विभेदन क्षमता का पता लगाया जाता है। मतलब यहाँ पे जो है इस प्रकार हम निष्कर्ष पे ये पहुँचे कि कोई भी पद यानी प्रश्न जो है कितना वो कठिनाई है, कितना उसमें जो है कठिनाई स्तर बताता है और कितना वो विभेदन करता है छात्रों के बीच, ये उसकी जांच करता है। विभेदन क्षमता का मतलब उच्च छात्रों के बीच और निम्न छात्रों के बीच कितना वो डिस्टेंस बना के रखता है, वो जो है हम लोग दिखाते हैं। उस प्रश्न का जो है तैयार किया था। अतः पद विश्लेषण एक चयनात्मक प्रक्रिया है। ये क्या है? सिलेक्शन जो है प्रोसेस है ना, जिसमें पदों को सर्वाधिक वैध उद्देश्यपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण किया जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे पद विश्लेषण समझ में आ गया। पद विश्लेषण बस मोटे तौर पे हमको ये समझते हैं कि पद विश्लेषण एक टेक्निक है। क्या है? तकनीक है जिसके द्वारा हम लोग प्रश्नों का जो है
स्तर पता करते हैं कि यह प्रश्न जो है कितना वैलिड है, विद्यार्थियों के परीक्षण देने में कितना जो है ये विद्यार्थियों को प्रभावशाली बनाएगा, या परीक्षण को कितना ये प्रभावशाली बनाएगा, या ये प्रश्न जो है विद्यार्थियों में कितना डिफरेंस बना देगा। ये जो है प्रश्नों का सिर्फ जांच करता है, पदों का जांच करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है पद विश्लेषण समझ में आ गया, DV DI निकालने सीख गए, इसका उद्देश्य सीख गए, अर्थ सीख गए, परिभाषा सीख गए और इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर करें, किसी टॉपिक से संबंधित कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिखें, सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक शेयर करें। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।